हेलो, वेलकम बैक गाइस। तो तो आज जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो बड़ा कंटिन्यूइंग टॉपिक है। जैसा कि हम लोगों को ऑलरेडी कवर अप करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। हम लोग कैश फ्लो पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो कैश फ्लो की कुछ डेडिकेटेड लेक्चर्स ऑलरेडी आपके चैनल पर आ चुके हैं, हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं पहले से। तो आज जो हम अपलोड करने वाले हैं वो कैश फ्लो का ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करने वाले हैं, बिकॉज हमने जो अब तक किए हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही कवर अप किया है। अभी भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही कवर अप करने वाले हैं। तो क्या करने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन है मैं आपको समझा देता हूँ पहले। देखो होने वाला क्या है, अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं वो क्वेश्चंस वो हैं जहां पर विदाउट एडजस्टमेंट्स हमने क्वेश्चंस को कवर अप किया है, जहां पे कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं थी हमारे पास करने के लिए। बट अभी जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं ना बेटा, उन क्वेश्चंस में आपको एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगी। तो अगर एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हमारे को होते हैं तो वो किस तरीके से डाटा डील करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ कि क्वेश्चंस हम लोग कौन कौन से किस किस तरीके के करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बेटा वो ये दो टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा। अब ये जो क्वेश्चन है पार्ट्स में गिवन है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, एंड इट्स फ्रॉम टी एस ग्रेवाल। अगर आपको पता है टी एस ग्रेवाल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेटेस्ट ईयर का ही ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा वो सेकंड पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए यहीं पे स्क्रीन पे ले लेता हूँ अभी, ताकि सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्वेश्चन आपके साथ चलता रहेगा, मैं इसको रिमूव नहीं करने वाला, बिकॉज हम सॉल्यूशन इसका करने वाले हैं अगले पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन में ना देखो इन्फॉर्मेशन कितनी सारी गिवन है। जब भी आप क्वेश्चन डिजाइन करोगे तो क्वेश्चन को हमेशा रीड कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इट्स जस्ट सेज दैट कि भाई क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। क्या क्या लिखा हुआ है हमारे को, ठीक है। देखो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ मुझे बोलता है कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखे है, बैलेंस शीट गिवन है सिंपल से। बैलेंस शीट जो गिवन है ये बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं होता आपको, सिंपल सीधा जाना होता है कहाँ पे बेटा, एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, 1 लाख रुपीज़ 12% डिबेंचर्स वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2017। तो ये डेट मेरे लिए किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जब फाइनेंसिंग करवा रहा था, मैंने तब भी बताया था कि ये डेट की इंपॉर्टेंस कहाँ पे आती है आपके लिए। ठीक है, तो डेट की इंपॉर्टेंस जहाँ भी आएगी मैं आपको वो समझा दूंगा, अभी क्वेश्चन हम करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो बेटा डेट की इंपॉर्टेंस आती है केवल और केवल फॉर कैलकुलेशन इंटरेस्ट। तो जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे ना इन डिबेंचर्स के ऊपर, तब ये डेट की रेलेवेंस निकल के आती है। क्या रेलेवेंस है सर, बेटा 2000 कौन सी डेट गिवन है सर, ये ओपनिंग डेट गिवन है, बिकॉज आपको डाटा कौन सा गिवन है, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। मतलब ये हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। अब ये डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 2017, मतलब एग्जैक्टली ओपनिंग डेट है। तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी डिबेंचर्स के लिए वो किस पे होगी, क्लोजिंग वाली वैल्यू पे। बस इतना सही काम है इसका। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर नोट नंबर 2 मेंशन है। कितना मेंशन है, नोट नंबर 2 में लिखा है 12% डिबेंचर्स, वैल्यू क्या है 4 लाख और 5 लाख रुपए। तो इस वाली वैल्यू पे मतलब 1 लाख रुपए, जो 5 लाख रुपए सॉरी 5 लाख रुपए के ऊपर आप 12% का इंटरेस्ट पे करोगे, जिसका ट्रीटमेंट दो जगह होगा। एक तो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज इंटरेस्ट डिबेंचर्स का फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है, तो वहां पे से माइनस करोगे। एंड एक होगा बेटा ऑपरेटिंग में, जहां पे आप इसे क्या करोगे, प्लस करोगे। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, अभी हम बाद में देखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट पे। बेटा अगला एडजस्टमेंट क्या है सर, अगला एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन हमने सेल की है, कितने की, जिसकी कॉस्टिंग है बेटा 80,000 की, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम पे 40,000 रुपए का डेप लग चुका है, और उसे बेचा गया है 10,000 के फायदे पर, गेन पर बेचा गया है ना। अब इस पूरे पार्ट में क्या क्या चीज़ें काम की हैं देखो। अब यहाँ पे ना जब भी आपको ऐसा डाटा मिलता है तो आपको हमेशा एक छोटी चीज़ कर लेनी है, कॉस्ट कितनी है सर, बेटा कॉस्ट है 80,000, है ना। उसके बाद इसके ऊपर कितने रुपए का डैप लग चुका है सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से अगर देखा जाए 40,000 का हमने इस पर डैप लगा लिया, विच मीन्स कि इसकी जो बुक वैल्यू है, मतलब हमारे हिसाब से इसकी बुक वैल्यू कितनी बनती है ना, इसकी बुक वैल्यू हमारी बनती है 40,000 रुपए की। अब क्या करोगे आप, अब यहां से इसका सेल वैल्यू क्वेश्चन में मुझे गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन ने मुझे एक छोटी सी बात बताई है कि सर हमें फायदा हुआ है, यहाँ पे गेन हुआ है कितने का, 10,000 का। अब गेन 10,000 का कब होगा, जब सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो सेल वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 50,000। 40 की मशीन आपने 50 में सेल कर दी है ना, ये 40 की मशीन थी आपने ज्यादा में सेल करी है ना, तो फायदा तभी होगा ना, गेन हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे कहाँ पे, जब हम अकाउंट बनाएंगे तब। तो सर अकाउंट कितने बनेंगे, तो बेटा इसमें देखो मैंने जब बताया था आपको कि जब जब भी कोई एडजस्टमेंट गिवन है, सेल, परचेज या फिर डेप्रिसिएशन की, तो आपको अकाउंट बनाना ही बनाना है। बट उसके साथ साथ अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी गिवन है,
तो आपको उसका भी अकाउंट बनाना है। तो चेक करो जरा, एक्यूमुलेटेड गिवन है, देखो ये रहा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स मशीनरी अकाउंट भी गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। इसका मतलब आपको इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट के नाम पर एक अकाउंट इसका बनेगा और एक अकाउंट इसका बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन आपको ब्रीफ कैसे करना होता है। जब आप रीड आउट करते हो तो रीड करते टाइम किस किस तरीके से आपको जजमेंट लेना है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। अब हम चलते हैं सीधा सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है, तो आ जाओ बेटा। सबसे पहला सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में क्या करना है कैसे करना है देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप क्या बना रहे हो, किसकी बुक से बना रहे हो, उसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ, कौन है भाई हमारे पास ये, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम था इस पर्सन का, ये था एक्स लिमिटेड। हम एक्स लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं। तो एक्स लिमिटेड हमारे बंदे का नाम है, जो कंपनी का नाम है बेसिकली। तो हम क्या बनाने वाले हैं बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाले हैं सर हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनता है बेटा, AS3 के अकॉर्डिंग बनता है सर। ठीक है, चलो जी, अभी हमारा बन चुका है। अब हम इस यहाँ पे फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे। तो बेटा फॉर्मेट कैसे डिज़ाइन करना होता है आपको, फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा बनता है। तो फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का डिज़ाइन करना है आपको। ठीक है, उतना ही जितना आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, बाकी अगले पेज पे देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। या फिर एक काम करते हैं बेटा, यहीं पे ही ना इसको एक्सटेंड करने की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी इन फ्यूचर, क्योंकि एक चीज़ के अंदर सारी चीज़ें नहीं बना सकते हम, स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है। तो हम यहीं पर ही दूसरा वाला पार्ट भी डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। कुछ और पार्ट्स में प्रॉपरली फॉर्मेट डिज़ाइन करना है ना, तो ये हमारे पास बन जाता है। अब इसी के साथ एक और लाइन इधर भी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये भी हमारी यहीं पे आ जाती है सीधी सीधी। इसके बाद एक लाइन और ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हम यहाँ पे डिटेल्स का कॉलम और रुपीज़ का कॉलम हमें डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो डिटेल्स और रुपीज़ का कॉलम, लो जी, डिटेल्स और रुपीज़ का कॉलम हमारे दोनों तैयार हो जाते हैं। तो ये भी कॉलम हो गया मेरा डिटेल्स का, और फिर ये कॉलम हो गया मेरा इधर से रुपीज़ का कॉलम। ठीक है जी, तो लो ये हमारे सारे के सारे फॉर्मेट्स वगैरह कंप्लीट तरीके से बन गए हैं। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। तो बड़ा सॉल्यूशन कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है आप यहाँ पे, अब यहाँ आप लिखोगे, क्या कर रहे हो आप ये, सर हम लिखेंगे पर्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखेंगे सर डिटेल्स, फिर उसके बाद रुपीज़, फिर उसके बाद पर्टिकुलर, फिर उसके बाद दोबारा से डिटेल्स, देन दोबारा से रुपीज़। ठीक है, मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि एक ही क्वेश्चन एक ही पेज पे आपको पूरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो क्या करना है, देखो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप रहने वाला है बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखते हो बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। अब इसके अंदर जो आता है सबसे पहले वो आता है नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो इस पूरे वाले सेक्शन को, इस कंप्लीट सेक्शन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर सेकंड वाले में हम चलेंगे कहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे कितनी लाइंस की रिक्वायरमेंट रहती है, ये मैंने आपको कल भी सिखाया था जब हम क्वेश्चंस करवा रहा था, मैं आपको तब भी सिखाया था कि कैसे करना है। ठीक है, तो कितनी रिक्वायरमेंट देखो, ये पूरा सेक्शन यहाँ से आता है। ठीक है, कितनी आइटम के बने देखो यहाँ पे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पॉइंट नंबर 5, कितनी वैल्यू है, पॉइंट नंबर 5 मशीनरी, केवल एक ही आइटम है। फिर उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स पॉइंट नंबर 6, क्या है बेटा इसमें, गुडविल है। तो गुडविल क्या हो रहा है बेटा, गुडविल डिक्रीज कर रही है। तो मुझे बताओ सर, गुडविल अगर डिक्रीज करती है तो हम क्या करते हैं बेटा, गुडविल अगर डिक्रीज करती है ना, तो आपका एक ही काम होता है, उसको बोलते हैं बेटा राइट ऑफ करना, गुडविल राइट ऑफ। तो गुडविल राइट ऑफ कहाँ जाते हैं बच्चों, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कर देंगे। और दूसरा इसके बाद क्या है, इन आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ये इशू हो रहा है। तो ले दे के यार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना केवल दो ही चीज़ें हैं, पहला मशीनरी जिसका सेल परचेज आएगा, और इन्वेस्टमेंट इसका भी सेल परचेज आएगा। तो ले दे के 4 लाइन आप छोड़ लो, आपका काम स्पेसिफिकली हो जाएगा। तो यहाँ से 4 लाइन का स्पेस देने के बाद सीधा आप आ जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ये पूरा स्पेस आप इसी के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप, है ना। अब हमेशा आपको ना स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बेटा कौन सा स्टेप हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा पहला स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास हो गया ये वाला। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है हम्म तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाती हैं सीधे सारी चीज़ें। अब हम बनाएंगे बेटा अकाउंट। तो अकाउंट कैसे बनेगा, ठीक है, तो अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाते टाइम हम कुछ डाटा मेंशन करेंगे।
तो वो कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, तो वो भी अब देख लेते हैं एक बार। ठीक है। देखो यार ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो अकाउंट बनाते हैं। तो बेटा अकाउंट कैसे बनाना है, क्या करना है, देखो ये आपके पास यहाँ से ना अकाउंट बनाना है अब आपको। तो अकाउंट बनाते टाइम क्या करना है, सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ गिवन है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे मुझे मेंशंस क्या क्या चीज़ें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे जो डाटा गिवन है वो है पहला अकाउंट बनाना। तो अकाउंट बनाने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल सा कुछ नहीं करना। अकाउंट बनाने के लिए सिंपल फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे पहले हम। तो फॉर्मेट डिज़ाइन करने के लिए सेम वही तरीका हमारा, फॉर्मेट डिज़ाइन करो वर्किंग नोट्स के अंदर, तो ऊपर लिखेंगे वर्किंग नोट, और हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट बनेगा मशीनरी अकाउंट का, और दूसरा फॉर्मेट बनेगा बेटा आपका किसका, दूसरा फॉर्मेट बनेगा आपका, दूसरा जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। इसका एक क्लोन तैयार कर लेंगे बाद में देख लेंगे, अभी तो फिलहाल अकाउंट बना लेते हैं नॉर्मली। तो लो जी ये मेरा अकाउंट एक ये बन गया। उसके बाद इसी के साथ यहाँ एक अकाउंट बन जाएगा हमारे पास, देन उसके बाद एक और बन जाएगा। ये हो गया हमारा अकाउंट तैयार सारा का सारा। ठीक है, तो चलो ये हो गया मेरा तैयार ऑलरेडी। अब हम चलेंगे अगले पार्ट के ऊपर। तो अगले पार्ट में क्या करना है मुझे, इसका ही दूसरा अकाउंट जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही बनेगा। तो यहाँ पे ये अकाउंट बन गया मेरा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हम क्या बना रहे हैं बेटा, ये हम बना रहे हैं वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बना रहे हो आप, किसका वर्किंग नोट है ये, सर ये मशीनरी अकाउंट का वर्किंग नोट है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। और ये किसका वर्किंग नोट है बच्चों, सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंट बनाना कैसे है, तो बेटा अकाउंट बनाने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा पार्ट बनता है अकाउंट बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट तैयार हो जाते हैं बड़े सिंपल सिंपल से, रुपीज़ पर्टिकुलर, रुपीज़ पर्टिकुलर। ठीक है, अब अगला जो स्टेप आता है ना मेरा अकाउंट बनाने में, वो आता है पहले, सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है बेटा ओपनिंग स्टेप। अब जो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है ना वो कहाँ मिलेंगे सर, बेटा वो आपको देखने को मिलेंगे बैलेंस शीट के अंदर अपने। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखो मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 20 और 26, और एक्यूमुलेटेड का 1 और 2। ठीक है, तो इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, मशीनरी का बैलेंस यहाँ से रिकॉर्ड होगा आपका। तो ये लिखोगे आप बाय टू बैलेंस BD, कितना था बेटा ये था सर 20 लाख रुपए। तो ये था 20, और ये कितना था बेटा, ये था सर 26 लाख रुपए। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD। तो ये हो गया बेटा 26 लाख रुपए, है ना। इसका बैलेंस था बेटा 1,000 रुपये, 1 लाख सॉरी। तो इसको हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखोगे आप बैलेंस ब्रॉड डाउन, और इसको आप क्लोज करोगे इस तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस अपोजिट साइड पे चलना होता है। जब मैंने इन्वेस्टिंग कराया था तब भी मैंने आपको समझाई थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो लो जी ये हमारा अकाउंट बन गया दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग मैंने ट्रांसफ़र किए हैं। अभी अगला स्टेप मेरा बड़ा सिंपल सा पार्ट है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको जस्ट जो भी वैल्यूज़ गिवन है ना उन सबको उठा के प्लेस कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस। ठीक है, कैसे कैसे करनी है, देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा था, ये हमने ऑलरेडी यहाँ क्रिएट किया था, मैंने आपके लिए सब कुछ क्रिएट कर लिया था। ठीक है, इसमें जो ये वाला पार्ट है किस नाम से है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आएगा। और मशीन बेची कितने में, फ़ायदा कितना हुआ, तो ये मेरा फ़ायदा था 10,000 का, और ये मेरी सेल वैल्यू है। तो जो मैंने सर्कल किया ना, केवल ये वैल्यू काम की होती है मेरी, जो मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो 40,000 रुपये आप यहाँ डाल दो। देन उसके बच्चों सेल वैल्यू कितनी है, सर सेल वैल्यू है कितनी, 50,000 की, ये कैलकुलेट कर लिया था हमने। 10,000 का क्वेश्चन ने बताया फ़ायदा हुआ था, तो बेटा फ़ायदा हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं गेन, और वो रिकॉर्ड करेंगे बाय P&L अकाउंट। कितने का बेटा, 10,000 का बेनिफिट हुआ था मुझे। ठीक है, बस हमारे पास और कुछ है ही नहीं। अब इसमें ये जो एक्यूमुलेटेड ऐप है, केवल ये वाली वैल्यू उठा के आप ट्रांसफ़र करोगे बेटा कहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ ट्रांसफ़र करनी होती है आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वैल्यू आप यहाँ ट्रांसफ़र कर देना, कितने वैल्यू से, 40,000 रुपये से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 40,000 रुपये यहाँ आएगा, ये आपका किस नाम से आएगा, उसी नाम से जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट इज़ मशीनरी अकाउंट। अब इसे बैलेंस कर लो, तो दोनों अकाउंट को ही बैलेंस कर लो, इवन मशीनरी अकाउंट में और कुछ नहीं आने वाला, एक्यूमुलेटेड में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, दोनों अकाउंट को बैलेंस कर लो बस। तो बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग में ये बचेगा मेरा 240, सर ये भी 240 आना चाहिए मतलब। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बच रही है ना बेटा, ये बच रही है 140 की, और यही बैलेंसिंग फिगर मेरे काम की है, विच इज़ नोन एज डेप्रिशिएशन फॉर करंट ईयर, डेप्रिशिएशन फॉर करंट ईयर, यही हम यूज़ करेंगे। अब इसे ही बैलेंस करते हैं, तो बेटा ये आ रहा है 26,90,000।
ठीक है, तो ये भी आना चाहिए 26,90,000। और इसे हम कर लेंगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में। यहाँ जो वैल्यू बचने वाली है बेटा वो आ जाती है आपकी बैंक अकाउंट के नाम से परचेजेस। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी? अब 26 लाख में से ये माइनस कर लो, टोटल कितना आ जाएगा बेटा? ये 6,80,000 रुपये। लो जी, हमारा कवर है। तो ये हमारी यहाँ से क्या आती है बेटा? ये आती है यहाँ से बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी आई है यहाँ से बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो मेरा अगला जो स्टेप था बेटा अकाउंट बनाने का स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो स्टेप हमारे पास आता है वो आता है कि आप कैलकुलेट करके दिखाओ कि तीसरा वर्किंग नोट। ठीक है, दूसरा तो हमने बना ही लिया ऑलरेडी, देखो पहला ये था, दूसरा ये रहा, तो दूसरा वर्किंग नोट ये रहा। तीसरा वर्किंग नोट अब बनाएंगे हम लोग किसका? जहां पर आप रिकॉर्ड करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो हमारे काम का होता है स्टार्टिंग स्टेप आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ठीक है, वो आपको यूज़ करना है बस। तो उसका कैसे करना है? सबसे पहले लिखो कितना कमाया हमने। तो यहां हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल। आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कितना पैसा कमाया, कैसे निकालोगे आप? बेटा ये निकलता है क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग करके। कितना आएगा? तो जरा देखो, ये देखो ये वैल्यू मिलती है आपको यहाँ पे। ठीक है, कितनी है? ये है रिजर्व एंड सरप्लस। कितना वैल्यू दिया हुआ है? अब यहाँ पे नोट नंबर दिया हुआ है आपको, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में क्या है? केवल एक ही आइटम है, सरप्लस। ठीक है, तो सरप्लस की वैल्यू कितने बच्चा? बेटा सरप्लस की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3 लाख और 6 लाख रुपए। इसका मतलब कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने कमाया होगा करंट ईयर में, है ना? तो ये आ जाएगा बेटा 3 लाख रुपए। इसके बाद ठीक है, मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। पहले मैंने वैसे ऑलरेडी ये सब चीज़ें मेंशन की हुई हैं आपके लिए कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया। इसके बाद ना 4 आइटम और होती हैं आपके पास, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे आपके लिए वो चारों आइटम जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, बाकी यूज़ करनी है नहीं करनी है इट डिपेंडिंग अपॉन द डाटा। तो क्या लिखोगे आप? कुछ पैसा अगर मैंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, जो कि आपको रिजर्व एंड सरप्लस में मिल जाएगा, मैं ये भी लिख देता हूँ इसके अंदर कि आपको ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में। अगर है तो यूज़ कर लो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या मिलेगा? उसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ता है बच्चों प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन। ये भी अगर प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन बेटा टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स अगर ये गिवन है तो यूज़ करो, नहीं गिवन है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ना लिखोगे तो भी काम चलेगा। उसके बाद किसी भी तरीके का कोई अगर इंट्रीम डिविडेंड अगर गिवन है तो वो भी यूज़ कर लो। ठीक है, वो भी गिवन नहीं है तो वो भी छोड़ दो। उसके बाद अगला जो पार्ट होता है बेटा वो होता है मेरे पास प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, किसी भी तरीके का डिविडेंड अगर हमने प्रपोज किया है, ठीक है, साल के दौरान। अब यहाँ पे ना प्रपोज करते हैं, ये ध्यान रखना कि इक्विटी का भी इसी में आता है और प्रेफरेंस का भी इसी में ही रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली गिवन है कि वो इक्विटी का है तो आपको प्रेफरेंस का भी निकालना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि वो प्रपोज जो डिविडेंड है वो किसका है, इक्विटी का है, प्रेफरेंस का है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कुछ नहीं करना फिर आपको। तो चलो चेक करते हैं सारी चीज़ें कहाँ गिवन होती हैं। देखो ये गिवन होता है बेटा आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें जो होती है ना बेटा ये मिलती है हमेशा एडजस्टमेंट के अंदर। ये वाली एडजस्टमेंट में भी मिलती है और ये भी मेरे को एडजस्टमेंट में ही मिलती है। अगर ये चारों आइटम गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो छोड़ दो, नॉट नेसेसरी। देखो एडजस्टमेंट में दोनों में से कोई भी आइटम नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डिविडेंड नहीं है मेरे पास, तो डिविडेंड नहीं है इसका मतलब इन दोनों में लगा दो डैश, नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये कहाँ मिलेगा बेटा? तो बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स ये रहा, देखो बताया था ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिलता है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या लिखा है? ये रहा नोट नंबर 4। कहाँ पे मिलेगा नोट नंबर 4 आपको? बेटा नोट नंबर 4 यहाँ मिलता है। देखो क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहाँ मिलेंगे आपको? करंट लायबिलिटी के अंदर मिलते हैं, ये रे। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट नंबर 4 गिवन है मुझे, तो मैं पहले तो यार इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, आपको लग रहा होगा अजीब सा कि पूरी स्क्रीन ही तो भरी हुई है। ठीक है, ओके। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहाँ मिलेगा आपको हमेशा करंट लायबिलिटीज़ में। पॉइंट नंबर 4 कितना गिवन है? अब ये मुझे गिवन है बेटा, कितनी वैल्यू है ये देखो। ठीक है, ये चेक कर सकते हो वैल्यूज़ वगैरह कितनी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अभी काम का कौन सा होता है बच्चों? बेटा नीचे अगर एडजस्टमेंट गिवन है ना तो अकॉर्डिंगली आप यूज़ करोगे, अदरवाइज जो क्लोजिंग वाली वैल्यू होती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दो वैल्यूज होती है ना, एक होती है क्लोजिंग वैल्यू, एक होती है ओपनिंग वैल्यू। तो क्लोजिंग वैल्यू को हमेशा हम कंसिडर करते हैं एज प्रोविजन मेड, और ओपनिंग वैल्यू को हम हमेशा कंसिडर करते हैं एज टैक्स पेड। ठीक है, तो हमारे लिए काम का क्या है? अब यहाँ पे जो आप ये लिखते हो ना ये वाला पार्ट, ये वाला, ये कौन सा वाला होता है बेटा? ये होता है मेड वाला पार्ट। ठीक है, एडजस्टमेंट गिवन नहीं है इसीलिए। तो कितनी वैल्यू है बेटा? मेड में है 2 लाख रुपए की वैल्यू, तो 2 लाख रुपए रिकॉर्ड कर लो। ये कितना बेटा? ये है सर 2 लाख रुपए। और बेटा ये भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, कैसे पता सर? बेटा ये रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है जहाँ पे केवल एक ही आइटम है, दैट इज सरप्लस। जनरल रिजर्व नहीं है, अगर होता तो यही लिखा होता जनरल रिजर्व। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है,
चलो जी, अब ये हो गया मेरा पार्ट, इसको बैलेंस कर दो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पूरे क्वेश्चन में एक भी नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये हम छोड़ देते हैं, इसको लिख देंगे पूरा पार्ट। अब ये हो गया मेरे काम की चीज़। तो ये क्या है बेटा, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। कौन सा वाला, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो चलो मोस्टली काम आपका कवर हो चुका है। अब हमारा अगला स्टेप क्या था बेटा, सिंपल। ये कितना आया था बेटा, ये आया था हमारा 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 5 लाख रुपए हो गया मेरा खत्म। अब अगला स्टेप क्या है बेटा, अगला स्टेप जो हमारे पास आता है, ये सारे स्टेप्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, स्टेप्स स्टेप्स स्टेप्स, ये स्टेप्स बेसिकली हैं क्या बेटा, ये स्टेप्स 5 स्टेप्स के बाद 5 और 10 स्टेप है टोटल। टोटल 10 स्टेप्स का खेल है सारा आपका CFS। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बेटा, 10 स्टेप हैं। 10 स्टेप प्रॉपरली फॉलो करो आप, आपका पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये स्टेप्स कौन से स्टेप्स हैं मैं आपको वो भी दे देता हूँ। ठीक है, आपको लग रहा होगा भाई 10 स्टेप्स की बात कर रहे हैं सर, बार बार स्टेप्स कहाँ हैं, लेकिन बेटा स्टेप्स भी दे देता हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन स्टेप्स का, ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह देखने को ना मिले। ठीक है, लो जी, ये हैं वो 10 स्टेप। तो हमारे कितने स्टेप हो चुके हैं यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे ये हमारा स्टेप हो चुका है। ब्लैंक फॉर्मेट हमने बना लिया था स्टार्टिंग में। गिवन एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली अकाउंट बनाना था, मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड बना लिया हमने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमने ऑलरेडी अभी अभी कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट्स के अंदर, तो ये हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, अभी फोर्थ स्टेप करना है मुझे। अभी कौन सा करना है, फोर्थ। क्या लिखा है इसमें, ट्रांसफर ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इन डिफरेंट एक्टिविटीज वन बाय वन एक्सेप्ट, केवल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़ देना। ठीक है, तो चलो करते हैं अगला स्टेप। अब इसमें क्या करना है, ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हमें खत्म करनी है चीज़ें। क्या लिखा है, देखो शेयर कैपिटल पहला स्टेप है। क्या लिखा है, कोई नोट नंबर नहीं है, तो सिंपल पता लग रहा है भाई 17 लाख से लेके 19 लाख की मेरी शेयर कैपिटल हो चुकी है, विच इंप्लाइज कि सर इंक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं मैंने इशू किया होगा। तो मुझे बताओ बेटा, इशू कहाँ आता है ना, इशू किस एक्टिविटी का पार्ट है और कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप इशू को। सर इशू रिकॉर्ड होता है मेरा फाइनेंसिंग के अंदर, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे। क्या लिखोगे आप इसे, इशू ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स इशू हुए थे सर, 2 लाख रुपए दिखा रहा था हमें, तो 2 लाख रुपए हम यहाँ प्रॉपर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा सर, उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, तो रिजर्व एंड सरप्लस हम दोबारा कर नहीं सकते, है ना। तो हमारा अगला स्टेप क्या बच्चों, अगला स्टेप सर हमारे पास ये है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है बेटा, ये गिवन है मुझे 5 लाख से 4 लाख से 5 लाख हो गया, है ना। नोट नंबर 2 गिवन है मुझे। नोट नंबर 2 में क्या है सर बेटा, नोट नंबर 2 में चेक करो, डिबेंचर्स है मेरे, है ना, डिबेंचर्स दे रखे हैं। कितने हैं डिबेंचर्स, 4 लाख से 5 लाख हो गए, तो ये भी इशू हो रहे हैं। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे बेटा, इशू। यहाँ लिखोगे आप इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। कितने रुपए इशू हुए, 1 लाख रुपए का इशू हुआ है। तो हमें दोनों को ही प्लस करना है ना, तो ये भी मेरा प्लस होगा और ये भी मेरा प्लस ही होगा। नेगेटिव के लिए हालांकि आप ऐसे ब्रैकेट्स लगा सकते हो, तो ब्रैकेट ही आपको लगाने हैं, तो लगाएंगे हम आगे भी। ठीक है, अब चलो अगले पार्ट पे। तो बेटा अगला पार्ट क्या है मेरा, तो बेटा अगला पार्ट जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें क्या लिखा हुआ है, अगला स्टेप है मेरे पास क्या, ये हो गया मेरा सेकंड वाला पार्ट, है ना। थर्ड स्टेप में क्या है, करंट लाइबिलिटीज़। अब करंट लाइबिलिटीज़ में ना, अगर आपके पास ऐसी कोई लाइबिलिटी जो कर्जा दिखा रही है, जैसे कर्जा क्या है बेटा, ये कर्जा है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होता है, कर्जा होता है ना। नोट नंबर 3 क्या है, नोट नंबर 3 में बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा याद रखना, ये है करंट लाइबिलिटी का पार्ट, लेकिन ऑपरेटिंग में नहीं आता। ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो आपको इसे फाइनेंसिंग में ही यूज़ करना पड़ेगा। सर व्हाट विल बी द वैल्यू, बेटा वैल्यू कितनी है, देखो पहले था ये 175 का, अब कितना हो गया 170 का हो गया, मतलब 5,000 रुपये आपने पे कर दिए होंगे, तभी ये डिक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज और कोई रीज़न तो हो नहीं सकता ना डिक्रीज़ करने का। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे माइनस करोगे, इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना होगा बेटा, सिंपल 5,000 रुपये माइनस कर देना है आपने। ठीक है, तो जैसे आपने इसे माइनस किया, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कवर हो जाती है। क्लियर, चलो जी अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो बेटा अगला स्टेप क्या है मेरे पास, सर अगला जो हेड है मेरे पास, अगले जो पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये सिंपल सा मुझे लिखा हुआ है कि अगला स्टेप ये क्या लिखा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अब ये है पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 में क्या है, मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ से ना यूज़ नहीं करने वाला, मैं यहाँ से यूज़ नहीं करूँगा इसको। 20 लाख और 26 लाख में यहाँ से जजमेंट नहीं लूँगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना ही यहाँ से जजमेंट लूँगा, मैं लूँगा इनकी जजमेंट हमेशा अकाउंट बनाए थे मैंने वहाँ से। तो बेटा जो अकाउंट बनाया है ना, इन अकाउंट्स में से हमें हमेशा अपनी काम की चीज़ें उठानी है। कैसे उठानी है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि अकाउंट बनाने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग किसी भी का अकाउंट का भी कोई काम का नहीं है, प्लस जो अकाउंट ट्रांसफ़र है वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है,
बाकी सभी वैल्यूज़ कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र आप करोगे ही करोगे। कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करोगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या लिखा है, जो ये बैंक वाला पार्ट है ये क्या है, ये सेल है मेरे लिए, है ना। तो ये क्या है बेटा, ये सेल है। और ये बैंक वाला क्या है, तो लिखा है ये परचेज। सेल कहाँ जाती है सर, इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा, परचेज करेंगे तो प्लस करेंगे। और परचेज कहाँ जाएगी बेटा, परचेज है सर, इन्वेस्टिंग का पार्ट है ये भी, क्योंकि फिक्स एसेट्स का सेल परचेज हमेशा इसी में आता है। तो ये क्या करोगे आप, माइनस करोगे। उसके बाद ये क्या बच्चों, सर ये है हमारा गेन। तो गेन है तो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके पहले माइनस किया था ना आपने, पहले प्लस किया था, अब इसे माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये पूरा पार्ट हो चुका है मेरा, है ना, किसी पे को बचा नहीं है टिक। इस वाले अकाउंट में से केवल एक ही फिगर काम की होती है, वो होती है ये वाली, जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आएगी, विच इज़ डेप्रिशिएशन। ठीक है, अब उठा के यूज़ करना शुरू करो। देखो सबसे पहले एक साइड, ये वाली साइड ले लो सबसे पहले। तो इसको आपको यूज़ करना नहीं है, किसको यूज़ करेंगे, नहीं इन दोनों को यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ बेटा, ये ऑपरेटिंग में जाएगा, माइनस करेंगे, पहले प्लस किया था अब माइनस कर दो ऑपरेटिंग में ही। ठीक है सर, तो बेटा यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस। क्या लिखेंगे इसमें, इसमें लिखोगे आप गेन ऑन, यहाँ लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, की मशीनरी को बेचा, फ़ायदा हुआ। कितना फ़ायदा हुआ बच्चों, सर 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, है ना। उसके बाद किसी एक मशीनरी को परचेज़ किया था मैंने, तो यहाँ लिखोगे आप परचेज ऑफ मशीनरी। कितने का मशीनरी परचेज़ किया सर, 6,80,000 का मशीन खरीदा। और कुछ मशीन बेचा भी है मैंने, तो उसको भी लिख लो। सेल ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी बेची है बेटा, 50,000 की, है ना। ये देखो ये 50,000 रुपये दिख रहा होगा आपको कहीं, क्या ये रहा 50,000 रुपये का जो सेल किया है। तो मेरी 3 आइटम काम की होती हैं, एक ये और एक ये वाली, हमने तीनों यूज़ कर ली। इस अकाउंट में से केवल एक ये काम किया, विच इज़ डेप्रिशिएशन, है ना। तो डेप्रिशिएशन में लिख लेंगे। अब डेप्रिशिएशन कहाँ आता है बेटा, यहीं आएगा डेप्रिशिएशन। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिशिएशन किसके ऊपर, ऑन मशीनरी। कितने का डैप लगा बेटा, 1,40,000 का डैप लगा सर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेप्रिशिएशन 1,40,000 रुपये का। क्लियर, ठीक है सर। अब आ जाओ अकाउंट के अगले पार्ट पे, हमारी बैलेंस शीट के अगले पार्ट पे। तो बैलेंस शीट में अगला पार्ट क्या बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स। अब इनटेंजिबल एसेट्स में क्या है, पॉइंट नंबर 6, क्या है पॉइंट नंबर 6 बच्चों, सर पॉइंट नंबर 6 में हमारे पास है गुडविल। अब गुडविल में क्या दे रखा है मेरे को, गुडविल में 3 लाख से ये कितनी हो गई, 2 लाख, मतलब राइट ऑफ हुई है ना गुडविल। तो गुडविल अगर राइट ऑफ होती है तो किस नाम से आती है, कहाँ आती है, और ये यहीं आती है ना गुडविल। तो यहाँ आप लिखोगे क्या, गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ कितनी, 1 लाख रुपए राइट ऑफ हुई है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए यहाँ, और ये जो नेगेटिव का था वो नेगेटिव में डालना होता है, मुझे ध्यान रखना बस हमेशा। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी हमारा नेगेटिव का ही पार्ट है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है सर, अब ये हो चुका है मेरा। अगला पॉइंट क्या है मेरा, अगला पॉइंट बेटा मेरा यहाँ से है कुछ, ये मेरा हो चुका है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या है मेरा, ये दिख रहा है साफ साफ इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है मतलब मैंने परचेज किया होगा, सिंपल सी बात है ना, कि परचेज हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मेरा। तो हम परचेजेस कहाँ डालेंगे, परचेज हम यहाँ डाल देंगे माइनस, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने परचेज कर ली, हम इसे यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट में। कितने की बच्चों, सर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करी है। ठीक है, तो ये मेरी 1 लाख रुपए की परचेज हो जाती है माइनस। ठीक है, अच्छा अब अगले पार्ट में चलते हैं। तो अगला पार्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप। अब देखो ये मेरा हो गया कौन सा सेक्शन, ये भी कवर हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट भी कवर है। अब करंट एसेट्स बचे हुए हैं, इसको तो हम यूज़ करते नहीं है बिकॉज हमारे स्टेप्स के अगेंस्ट है ये। तो हमारे कितने स्टेप पूरे हो चुके बेटा, सर हमने यहाँ तक के स्टेप्स पूरे कर लिए ना, ये भी स्टेप्स हो चुका मेरा। अगला स्टेप क्या बेटा, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फिगर्स ऑफ बैलेंस शीट फाइंड आउट परसेंटेज आइटम। आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चन में ना एक परसेंटेज आइटम को सर्च आउट करना है। तो पूरे क्वेश्चन में कोई परसेंटेज आइटम है हमारे पास, देखो अगर परसेंटेज आइटम है तो चेक करो, और उसका डिविडेंड कैलकुलेट करो या इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। तो पूरे क्वेश्चन में कोई परसेंटेज आइटम ढूंढो जरा। देखो यहाँ कोई परसेंटेज आइटम नहीं है मेरी, और यहाँ भी कोई परसेंटेज आइटम, हाँ यहाँ है सर, ये रही परसेंटेज आइटम। और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा मेरा, क्योंकि डिबेंचर्स पे तो इंटरेस्ट लगता है। कौन सी वैल्यू पे, ये मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था मैंने, इस पे लगेगा। क्यों इस पे लगेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ना एक एडजस्टमेंट आपको गिवन है, ये वाली, ये लिखा है ना। तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट भी, क्या फ़र्क पड़ता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखोगे आप, यहाँ पे यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। कितनी वैल्यू थी हमारे पास बेटा, 5 लाख रुपए के ऊपर 12%। तो ये आ जाता है बेटा 60,000 रुपये। ठीक है, हो गया हमारा काम। 60,000 रुपये हमने क्या कर दिया, ये रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अभी 60,000 रुपये का काम क्या है बेटा, 60,000 रुपये दो जगह आएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट है। अब वो इंटरेस्ट है तो किसका पार्ट है, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, बिकॉज इंटरेस्ट किस पे लगा है, डिबेंचर्स पे लगा, और डिबेंचर्स किस में आते हैं, वो इसी में आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन
12% डिवेंचर्स, वैल्यू बेटा 60,000 रुपये की, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे, ठीक है। और सेम वैल्यू को आप ऑपरेटिंग में प्लस भी करोगे, तो यहाँ पर भी आपको लिखना है इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर्स, कितने रुपए का, ये हो गया बेटा 60,000 रुपये का, ठीक है। लास्ट स्टेप, ये हमारा स्टेप कंप्लीट है। अब जो अगला स्टेप है बेटा वो कौन सा स्टेप है, तो ये मेरा हो चुका है अगला, ये स्टेप भी कंप्लीट है, ये स्टेप भी हमने कर दिया बिकॉज ट्रांसफर करना था, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस, ये हमने कर दिया। अगला स्टेप क्या है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्लोज कर दो, हमारा काम खत्म इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का। तो चलो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग खत्म करते हैं। तो बेटा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग अगर आप खत्म करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जरा देखो, जरा इसमें कैलकुलेट करो कितनी आती है वैल्यू इसकी। तो इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा है बच्चा, सर इन्वेस्टिंग में आ रहा है मेरा 7,30,000 रुपये नेगेटिव, है ना। 7,80,000 में से 50,000 माइनस कर लो, तो ये आ रहा है मेरा नेगेटिव। तो क्या लिखोगे इसमें आप, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, है ना। और इसमें क्या लिखोगे आप, इसको भी क्लोज करना है बिकॉज आपको, तो इसमें क्या लिखोगे आप, अब बेटा यहाँ भी क्या लिखना है, इसमें चेक करो वैल्यूज़ कितनी आती है, ये आता है 3,00,000 रुपये, 3,00,000 में से 65,000 माइनस कर लो। अब 3,00,000 में से अगर 65,000 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी बचती है 2,35,000 रुपये। आंसर बिल्कुल ठीक है हमारे पास, यही आंसर गिवन भी है क्वेश्चन में, है ना, 2,35,000 रुपये। तो क्या लिखना है इसमें आपको, ये कैश फ्लो आ रहा है बिकॉज ये पॉजिटिव है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश फ्लो, कहाँ से आया कैश फ्लो, बेटा यह है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और मेन वैल्यूज़ को हमेशा उठा के बाहर वाले कॉलम में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये लो जी, ये भी ट्रांसफ़र हो गया, ये भी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब इसको तो एक्सटेंड करके बाहर डाल दो बिकॉज ये हमारा सब कुछ करने के बाद बाहर वैल्यू आती है, और ये मेन आंसर आपका यहाँ निकल के आता है, ठीक है। इसको लिखते हैं हम क्या, नेट कैश फ्लो। अब ये नेट कैश फ्लो लिखो, क्या करो, कैसे आएगा ये, 1 2 और 3 सबको प्लस करके नेट कैश फ्लो आ जाएगा यहाँ पे। बट अभी ना ऑपरेटिंग बचा हुआ है, तो जो ऑपरेटिंग बचा हुआ है उसमें क्या करना है, तो ऑपरेटिंग वाला जो सेक्शन हम काम करेंगे उसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको ऑपरेटिंग में क्या करोगे, ठीक है। ऑपरेटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है, जब भी ऑपरेटिंग इन्वेस्ट आप स्टार्ट करोगे, अभी मेरे कितने स्टेप्स कंप्लीट हैं, मेरे यहाँ तक के स्टेप्स कंप्लीट है सारे, ये 7th स्टेप कंप्लीट है, 8th पे हम काम कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो कैसे निकलता है, सिंपली आप इसको प्लस कर लो, प्लस माइनस कर लो, हो जाएगा आपका, कितना आएगा बेटा, ये है 5,00,000 रुपये, और ये कितना हो गया 6,00,000 रुपये, 7 और 8 और 10,000 माइनस करने हैं, तो 7,90,000 रुपये आ गया तुम्हारे पास ये। इसी को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अगला स्टेप क्या है, तो बेटा अगला स्टेप यहाँ लिखा हुआ है सिंपल, ये वाला स्टेप हमारा हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या है, 9th स्टेप, क्या लिखा है, ट्रांसफर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैलकुलेट करो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। क्या करना है आपको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस को आपको कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग में कैश जो करंट एसेट्स एंड करंट इन्वेंट्री छोड़ दी थी ना आपने, उनको ट्रांसफर करना है। तो चलो ट्रांसफर करते हैं, देखो क्या लिखा है, देखो इसमें से दोनों चीज़ें हो चुकी हैं, ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया। इस वाले में से ये वाला और ये वाला एक साथ काम आता है, केवल इसमें से ये बचा हुआ है इन्वेंट्री बस, ठीक है। तो करंट इन्वेस्टमेंट आप यहाँ यूज़ नहीं करोगे, कैश इक्विवेलेंट इसमें आता नहीं है, किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो क्या यूज़ होगा, केवल इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, देखो इन्वेंट्री पहले थी मेरी इतनी, अब हो गई इतनी, मतलब 1,30,000 थी पहले, अब हो गई 2,30,000, 2,60,000 हो गई है। तो ये क्या हो रहा है, सर इंक्रीज़ कर रही है मेरी इन्वेंट्री, है ना। अब इंक्रीज़ करने का रीज़न क्या होता है, मुझे सिंपल सा बता दो, देखो प्लस माइनस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री अगर इंक्रीज कर रही है तो उसका रीज़न क्या है, 1,30,000 रुपये की इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाती है, क्या पड़े पड़े बढ़ जाएगी, या आपने खरीदी होगी ना, तो खरीदने के बाद क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, तो आपका कैश गया तो माइनस करोगे आप, सिंपल, देखो याद मत करो कभी भी, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए, इनको बैलेंस करो एंड फाइंड आउट कर लो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यही क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था। कैश जनरेटेड कहाँ से आया बेटा, आपका ये ऑपरेशंस से आया, ठीक है, जो भी बिजनेस आपने किया वहाँ से कैश जनरेट आ गया। कितना है बेटा कैश जनरेट, ये आएगा सर 6,60,000 रुपये का, है ना। लास्ट में केवल एक ही चीज़ आपके काम आती है, दैट इज़ टैक्स पेड। अब सर ये टैक्स पेड कहाँ है, तो बेटा टैक्स पेड आपका यहाँ पे अभी लिखवाया था ना मैंने, क्या लिखा था, ये लिखा देखो, है ना, क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा ओपनिंग वाला जो आपका ये टैक्स पेड है, कितनी वैल्यू है बच्चों इसकी, सर ओपनिंग वाले की जो वैल्यू थी मेरी टैक्स पेड की वो ये है 1,65,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1,65,000 रुपीज़ टैक्स पेड, तो लिख लो इसमें 1,65,000 का टैक्स पेड हो गया मेरा।
अब इसे भाई सही बैलेंस कर लो, तो ये नेगेटिव है, इसे भी नेगेटिव डाल दो। तो नेगेटिव डालने के बाद वैल्यूएशन कितनी निकल के आने वाली है बेटा? सर ये वैल्यूएशन आ जाएगी मेरी भी बिल्कुल ठीक आ रही है, 4,95,000 रुपीज़ की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो लो जी, ये हमारा मेन आंसर हो गया इसका भी। और इसे भी हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बेटा? लास्ट में बिल्कुल। कैश किसके नाम से? ये लिखो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देन सब कुछ करने के बाद व्हाट अबाउट द लास्ट स्टेप? ठीक है, क्या करना है आपको? आपको इस वैल्यू को उठा के बाहर डाल दो। ठीक है, कितने आ रही वैल्यू आपकी? ये बेटा वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 4,95,000 रुपीज़ पॉजिटिव आ रही है ना? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सब कुछ बैलेंस करो और तीनों आइटम्स को प्लस करके बैलेंस निकाल लो कितनी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी? ये प्लस और इसमें से माइनस कर लो। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आएगी? जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो प्लस माइनस करने के बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बनेगा, टोटल कितना कितना नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखो इस फाइनल अमाउंट बताओ, डिक्रीज आएगा है ना? डिक्रीज बनेगा या फिर इंक्रीज बनेगा? जरा कैलकुलेशन करके मुझे बताओ फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो इंक्रीज अगर मैं डिक्रीज करूँ तो ये आ रहा है मेरा 945 प्लस 2,35,000 रुपीज़, एग्जैक्टली सेम वैल्यू बन रही है 7,30,000 रुपये पॉजिटिव आ रहा है और 7,30,000 रुपये नेगेटिव है। तो फाइनल जो वैल्यू बनती है ये होती है बेटा नील। अब हमें क्या करना है? तो अब हमारा काम है यहाँ पर ओपनिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट जो भी थी, क्लोजिंग वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट जो भी थी। ठीक है, ओपनिंग वाला प्लस करो, अगर वो क्लोजिंग के बराबर आ रहा है आंसर आपका प्लस करने के बाद, बिकॉज ये तो है ही नहीं, तो दोनों सेम होने चाहिए इसका मतलब, है ना? तो जरा चेक करो कितनी कितनी वैल्यू है। सर ये देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो बेटा देखो यहाँ दे रखी है, ये कितना है? 4,40,000 और ये कितना है? 1,70,000। टोटल कितना आता है? 2,10,000 रुपये, है ना? तो 2,10,000 रुपये यहाँ लिखेंगे हम ओपनिंग वाले में। और क्या क्लोजिंग वाले की कैलकुलेशन में भी 2,10,000 रुपये था? बिल्कुल, वहाँ पर भी 2,10,000 रुपये था, चेक कर सकते हो। 70,000 और 1,40,000 रुपये, ये भी एग्जैक्टली 2,10,000 रुपये। इसका मतलब हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो दोनों चीज़ें मैच हो गई हैं। इसका मतलब हमारा आंसर पूरी तरीके से सही है, कोई इशू नहीं है पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है इस पूरे क्वेश्चन का। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद सम न्यू क्वेश्चंस। देखो अगर अकाउंट्स बनाने हैं ना तो कैसे बनाने पड़ते हैं, क्या करना है, मैंने सब कुछ कवर अप करवाया आपको इस लेक्चर के अंदर। अगले क्वेश्चन में मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, ताकि आपका कैश फ्लो एग्जैक्टली बिल्कुल ही नीट एंड क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको देखने को ना मिले उसके अंदर। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।